महाधिवेशन में पहुंच चुके हैं आप सांसद संजय सिंह और एबीपी गंगा के सवालों का जवाब देने के लिए संजय सिंह बिल्कुल तैयार हैं और संजय सिंह से एबीपी गंगा प्रश्न करेगा। सीधा आपको वहीं चलते रहेंगे। प्रतिमाह देने का ये मुद्दा रखा और हम पूरा कैंपेन आप देख रहे होंगे शुरू से लेकर अंत तक मुद्दों पर रख रहे हैं। अच्छे प्रत्याशी हमने दिए, अच्छे मुद्दे हमने दिए। अब जिम्मेदारी जनता की है कि वो हमको कितना समर्थन देती है। हमारा कोई अपनी ओर से दावा नहीं है और ना हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी खुल के कह रही है जिन लोगों ने वोट बैंक बनाया उन्होंने जनता का बैंक खाली किया। चाहिए रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए, फसल का दाम चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के साथ है। हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के नाम पे आम आदमी पार्टी के साथ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पर उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि भाई यूपी की राजनीति तो सिर्फ जाति और धर्म पे होती है। तो इस आरोप से हमें लगता है कि हम लोगों को निकलना चाहिए और एक नीतियों पे, सिद्धांतों पे और योजनाओं पे एक पार्टी अगर आपके बीच में आ रही है तो उसका साथ देना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा। संजय जी, जिस तरीके से आप लोगों ने एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत की और दिल्ली में उसका असर भी दिखा कि किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का बहुमत मिलेगा किसी सरकार को और नए दल को वो भी। अभी पंजाब में आप हैं, उत्तराखंड में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। आपको आज का सर्वे का भी जमाना है, सर्वे भी बहुत सारे होते हैं। कौन से राज्य में आपको लग रहा है कि जनता ज्यादा आपकी नीतियों को समझ पा रही है? कहां पर बेहतर परिणाम मिलने की? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। इस प्रकार के संकेत भी हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद भी लोगों से जमीनी तौर पे जब बातचीत की गई तो यही रिपोर्ट आ रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना रही है। बाकी गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी हमारी अच्छी दखल होगी। और पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी अपना स्पेस बनाया है। जिला पंचायत के चुनाव में हमको 40 लाख वोट मिले थे, 83 हमारी जिला पंचायत की सीटें आई थी। उसके पहले नगर निगम, नगर पालिका 2017 में हम लोग लड़े थे तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी पार्टी की। तो और आज की तारीख में हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में है, सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव के अंदर भी हमने कुछ मापदंड तय किए हैं। अच्छे योग्य प्रत्याशी हमने जनता के सामने रखे हैं। जो हमेशा ये सवाल उठता है कि भाई चुनाव में हमारे पास विकल्प क्या है, तो मुद्दे अच्छे, प्रत्याशी अच्छे। अब एक परंपरागत तौर पे राजनीति जाति और धर्म की होती चली आई है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे लड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका जिक्र आपने 2-3 बार कर दिया, तो आप मान रहे हैं कि यूपी में इस बैरियर को तोड़ना बड़ा कठिन है और आप लोगों को भी वक्त लगेगा? मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप देखिए ना, इस पूरे चुनाव में जो सत्ता पक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता किस प्रकार के बयान दे रहे हैं आप कभी कल्पना कर सकते हैं? बीजेपी के एक विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है, जयचंद की औलाद है, मुसलमान की औलाद है और आगे हराम कह के एक शब्द कहा जो मैं आपके चैनल पे भी नहीं बोल सकता। तो क्या जो पार्टी आज विपक्ष की पार्टियां लड़ रही हैं वो सब गद्दार हैं? जो विपक्ष की पार्टियों को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को या सपा को या रालोद को या आम आदमी पार्टी को या बीएसपी को, ये सारे लोग गद्दार हो गए। इस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है। आप सोचिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं बचपन से चुनाव देख रहा हूं उत्तर प्रदेश का, मैंने आज तक उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा। बाकायदा अपनी सभाओं में बुलडोजर रख रहे हैं, बाबा बुलडोजर बने हुए हैं। वो खुश होते हैं कि हमें लोग बाबा बुलडोजर कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? आप बताइए कि मैं साफ तौर पे बोलता हूं, कुछ मुसलमानों के यहां बुलडोजर चलवा के या कुछ ब्राह्मण के यहां बुलडोजर चला के, कुछ यादवों के यहां बुलडोजर चलवा के आप क्या संकेत देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? इससे रोजगार मिल जाएगा क्या? इससे किसानों को उनके फसल का दाम मिल जाएगा क्या? इससे खाद की बोरी नसीब हो जाएगी क्या? क्या उत्तर प्रदेश में कर्ज के तले जो लोग दबे हुए हैं और आत्महत्या कर लेते हैं या माताओं बहनों को जो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, ये दूर हो जाएगा? बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम अपराध की आर्थिक कमर तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, अपराध की आर्थिक कमर कैसे तोड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आज हालत ये हो गई है कि नौजवान बेरोजगार सड़कों पर नौकरी मांगने के लिए निकलता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया। संजय जी, इतने इस सारे सरकार में हाथरस जैसा कांड हुआ जहां एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया।
आप अपराध की कमर तोड़ने संजय की जी बात देखिए, कर रहे इतने हैं। सारे अगर मुद्दे हैं आपके पास और आप शुरुआत में इस बात को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है जाति की राजनीति से ऊपर उठाना यूपी को, लेकिन क्यों मजबूती से आप नहीं रख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए, सरेंडर टाइप्स कर रहे हैं क्या अल्टीमेटली जातिवाद राजनीति के आगे? अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और हमारा काम है उनको जागृत करना। कोई 4 बजे सुबह उठता है, कोई 8 बजे उठता है, तो हम अपने प्रयास में लगे हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक सकारात्मक और अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी देगी। मैंने चैलेंज इसलिए कहा क्योंकि ये एक लंबे समय की राजनीति है। कोई चीज अगर एक जड़ में बैठ गई है तो उसको तोड़ने में मुश्किल होती है, इसलिए मैंने कहा कि ये चैलेंज है। आज पूरे यूपी के चुनाव में मुद्दे पूरी तरीके से गायब हैं। कोई कह रहा 80-20 पे चुनाव होगा। आप बताइए मुझे, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 80-20 पे चुनाव होगा। मैंने उनसे सवाल किया कि नदी के घाट पे जो हजारों लाशें कोरोना के समय में मिली, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये जो खुशी दुबे 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो 80 में आता है या 20 में आता है? वो इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी जिसकी एसएसपी ने हत्या करवा दी, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये बेरोजगार नौजवान जो सड़कों पर पीटे जाते हैं, ये किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, ये सब 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? तो चुनाव 80-20 पे नहीं, गरीब बच्चों की फीस पे होना चाहिए। मेरा सवाल ये। बिल्कुल, देखिए सवाल पूछ रहे हैं आप, आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आपने दिल्ली को जीत लिया और उसी फॉर्मूले को लेकर कब तक आप चुनाव लड़ेंगे, कब तक आप जीत के लिए आश्वस्त रहेंगे? बिजली की बात हो चाहे फिर और तमाम मुद्दों की बात हो। अच्छा, क्या वो फॉर्मूला इस देश के लिए अहितकारी है? क्या वो फॉर्मूला जनता के विपरीत है या जनता के खिलाफ है या जनता का नुकसान हो रहा है उससे? 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हम करते हैं तो कहते हैं ये सब फ्री कर रहे हैं। तो भैया फिर विधायकों का भी फ्री बंद करो, सांसदों का भी फ्री बंद करो, मंत्रियों का भी बंद करो, प्रधानमंत्री का बंद करो, मुख्यमंत्री का बंद करो। सारे सरकार में बैठे हुए लोग वो सब फ्री लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी को अगर कोई चीज फ्री बिजली मिल जाए, फ्री शिक्षा मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, फ्री स्वास्थ्य मिल जाए तो उससे समस्या है। ये फॉर्मूला पूरे देश के ऊपर लागू होना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। लाखों करोड़ रुपए जो बैंकों में आम आदमी का पैसा जमा है, उसको निकालकर आप चंद पूंजीपतियों में बांट दीजिए और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, नितिन संदेशरा, ऋषि अग्रवाल हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटकर ये लोग हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएं। एक अर्थव्यवस्था ये है। और दूसरी अर्थव्यवस्था ये है कि आपके खजाने में जो पैसा है सरकार के पास, वो आम आदमी को वितरित कीजिए, आम आदमी की सुविधाओं के लिए लगाइए और उससे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, तरक्की के रास्ते पर जाएगा। आप बताइए, जब हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, खरीदने की शक्ति नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी, तो बाजार की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? तो 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी अर्थव्यवस्था में यकीन करती है जहां पे आम आदमी को आप आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए और उससे आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत बना रहे हैं। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि जातिवादी जो राजनीति है बहुत चुनौती है क्योंकि जड़ों में उत्तर प्रदेश की बसी हुई है। लेकिन उत्तराखंड में फिर आम आदमी पार्टी कहां है, ये भी बता दीजिए, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि जातिवादी राजनीति वहां पर होती है। वहां पर मुद्दों पर बात करती है जनता। देखिए, मैं उत्तराखंड के लिए भी यही बात कह रहा हूं, गोवा के लिए भी यही बात कह रहा हूं, पंजाब के लिए भी यही बात कह रहा हूं। आपने हमारे सारे इलेक्शन कैंपेन को देखा होगा और अरविंद केजरीवाल जी को देखा होगा। उन्होंने जाके एक जगह पे गारंटी दी है कि ये हमारी गारंटी है। हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो हमारे लिए गारंटी होती है। हम लोगों को उस अंधकार की ओर नहीं ले जाना चाहते जहां पर 2 करोड़ रोजगार का वादा करके हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार तो कहते हैं कि हम पकोड़ा योजना लेके आए हैं और फिर दूसरी बार अब वो कह रहे हैं कि हम गोबर योजना लेके आए हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये कहा जा रहा है कि आप गोबर बेच के लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्यों भाई? देश के गृह मंत्री का बेटा दुबई के शेखों के साथ क्रिकेट करवा के और वो करोड़ों रुपए कमाएगा और उत्तर प्रदेश का नौजवान गोबर बेच के लाखों रुपए कमाएगा। इस प्रकार की लुभावनी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से की जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जातिवाद और धर्म की राजनीति चल इसलिए पा रही है कि आज की तारीख में मुद्दे गायब हैं राजनीति से।
मुद्दों की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। आम आदमी पार्टी की एक उपलब्धि तो कम से कम आप मानेंगे, हमसे लोग पूछते हैं आम आदमी पार्टी कहां है, मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, बीएसपी के मैनिफेस्टो में है। सब अब 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। ये किसकी उपलब्धि है? इसका क्रेडिट तो हमें देंगी। 2 साल तक आप भी, एबीपी गंगा ने भी बहुत सारी खबरें चलाई हैं, वो चाहे मंदिर की जमीन खरीद के घोटाले का मैं आना मामला चाह रहा था। हाँ जी, परचेसिंग पावर की आपने बात कही कि आम आदमी पार्टी की परचेसिंग पावर बढ़े, आम आदमी की परचेजिंग पावर। उसी परचेजिंग पर एक जब आपने खुलासा किया कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकी, और अयोध्या एक ऐसा मसला है जो राजनीति में आता ही आता है, तो क्या आप मानते हैं कि जो मामला आपने अयोध्या में जमीन का उठाया था उसका इंपैक्ट कम से कम अयोध्या में पड़ेगा और वहां पर आपकी पार्टी को लोग समझेंगे? निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप बताइए, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेच दी। इसके सारे खुलासे, साक्ष्य, कागजात सब मैंने सरकार के सामने भी दिया और लोकायुक्त में भी दिया। इसके साथ साथ वहां पर हमने मुकदमा भी कर रखा है। पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक क्या कहते थे उस वक्त, आप याद कीजिए। संजय सिंह पे डिफेमेशन करेंगे, संजय सिंह पे डिफेमेशन करेंगे। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, कम से कम न्यायालय में मैं अपना पक्ष रख सकूंगा। आज तक उन्होंने डिफेमेशन नहीं की मेरे ऊपर, आज तक नहीं की। तो मैं तो इनके लिए कहता हूं कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। और देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। प्रभु श्री राम के जो आदर्श थे, जो रामचरितमानस की चौपाई है कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति, आपस में प्रेम भाव की बात हमारा हिंदू धर्म कहता है। आप हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो आप गद्दार हो। इस तरह की सोच से कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा? हमारे मुख्यमंत्री जी आज की तारीख में पूरे चुनाव में कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, वो कैराना गए, कैराना में वो कहते हैं अब हम पलायन नहीं होने देंगे। क्यों भाई? 5 साल तक यहां ओबामा की सरकार थी, ट्रंप यहां के मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हैं यहां के, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हिंदू बैठे हुए हैं। और आप कह रहे हो हिंदुओं का अब हम पलायन नहीं होने देंगे 5 साल के बाद। तो पहले तो अपने पद से इस्तीफा वो तो इसे उपलब्धि बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने पलायन रोक दिया, और जो पलायन से वापस आए वहां पर लोग, जो विस्थापित लोग थे, चले गए थे, जो वापस आए व्यापारी, उनके बीच में जाकर उन्होंने कहा ना, पलायन कहां वो रोक पाए? बताइए आप मुझे। बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाइए, रिपोर्टिंग कर लीजिए, पलायन हुआ कि नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के तमाम जिलों में आप चले जाइए, पलायन हुआ कि नहीं हुआ। आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना के अगर आप उसको पलायन का मुद्दा बना रहे हैं या कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रहे हैं, तो आप इसमें बताइए ना कि आपने 5 साल तक पलायन को रोकने के लिए क्या किया। एक बार भी उन्होंने बताया कि पलायन को रोकने के लिए हमने ये कदम उठाए? नहीं। मुगलों के से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए आप, 1857 के अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जिनके नेतृत्व में झांसी की रानी लड़ी, जिनके नेतृत्व में मंगल पांडे लड़े, जिनके नेतृत्व में तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। उनके दोनों बेटों के सर काट दिए गए। रंगून में उनकी कब्र पर, उनकी मजार पर मत्था टेकने हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप मुगलों से लड़ रहे हैं? मुगल तो अंतिम शासक 1857 हुआ। क्यों? इस पूरे चुनाव में मैं यही तो पूछना चाहता हूं, कहां है रोजगार का मुद्दा, कहां है किसानी का मुद्दा, कहां है महिला सुरक्षा का मुद्दा, कहां है आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे, महंगाई का मुद्दा? चुनाव जब शुरू हुए उत्तर प्रदेश में तो आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी उभर कर आई, चर्चाएं होने लगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, जैसे जैसे चुनाव होते गए, ये ढीलापन कैसे आ गया? ये आप लोग बताइए। आप लोग ही चर्चा में लाते हैं, आप लोग चर्चा से बाहर कर देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम पहले दिन से जिस सिद्धांत, जिस योजना, जिस नीति पे चले थे, हम उसी पे कायम हैं। अब उसमें कितना कब चर्चा में आदमी रहता है नहीं रहता। देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं कि ये लोग भी ऊपर से नहीं आए, इनको भी जनता ने चुना। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि आप जिसको पसंद करते हैं उसको चुनते हैं, जिसको नहीं पसंद करते उसको हटा देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार के चुनाव में, जितना मैंने अब तक 5-6 चरणों का चुनाव देखा है और अब तो अंतिम चरण में हम लोग आ गए, तो इसमें एक बात बहुत साफ है कि लोग अब इन मुद्दों से ऊब रहे हैं। उनको लग रहा है यही पुराना कैसेट, पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू मुसलमान, बंगाल में वही बसता है, बिहार में वही बसता है, उत्तर प्रदेश में वही बसता है, हरियाणा में जाते हैं जाट गैर जाट करने लगते हैं, पंजाब में जाते हैं हिंदू सिख करने लगते हैं, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा करते हैं, गोवा में जाते हैं
हिंदू ईसाई करते हैं। तो मैंने तो कहा भैया अपने मोहल्ले में मत बुला लेना, नहीं झगड़ा करा देंगे पति पत्नी में। भारतीय झगड़ा पार्टी हो गई है। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति का दौर आया चुनाव से पहले, तो उस वक्त मुलाकातें आपकी भी हुई जब समाजवादी पार्टी से। उस वक्त लोग ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई गठबंधन होगा, और गठबंधन होगा तो किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक अलग राजनीति की बात करती है। तो वो क्या गठबंधन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया? देखिए, मैंने उस समय भी कहा था कि एक अच्छी कोशिश और प्रयास मेरी ओर से हुआ है। अगर उसमें कोई सफलता मिलती, गठबंधन की दिशा में कोई बात आगे बढ़ती, तो हम आपको जरूर बताते। मतलब क्या पॉइंट? उसकी चर्चा मेरे ख्याल से चैनल पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो एक आपसी बातचीत की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब तो उससे इसी से जुड़ा है कि जब अरविंद जी लगातार कैंपेन कर रहे थे, करप्शन फ्री इंडिया हो, उसका मुहिम चल रही थी, लिस्ट उन्होंने बनाई थी, उस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम था। तो क्या बाद में आप लोग ये मान गए कि मुलायम जी प्रश्न नहीं थे, या फिर माफ कर दिया आपने? देखिए, हम लोगों ने जब भी जो भी मुद्दा उठाया, उसके पीछे कुछ साक्ष्य, कुछ कागजात, कुछ चीजें सामने रखी लोगों के, और उसके आधार पर हमने अपनी बात कही। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। उनकी सरकार के जितने भी कारनामे हो, खुलासे हो, भ्रष्टाचार हो, कोरोना घोटाला हो, जल जीवन मिशन का घोटाला हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं वो उजागर किया, तो साक्ष्य के साथ उजागर किया। लोकायुक्त में उसकी शिकायत की, लोकायुक्त से 4 नोटिस हुई है आम आदमी पार्टी की शिकायत पे, हमारे नेताओं की शिकायत पे। तो हमने जब भी कोई बात कही है वो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे कही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछेंगे। सत्ता में जो है उनसे तो लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है लोगों की सेवा करना। नहीं, सवाल जो मेरे सहयोगी पूछ रहे थे, उस सवाल को इस तरीके से पूछा जा रहा है कि जब नाम था मुलायम सिंह यादव का करप्शन वाली लिस्ट में, फिर उनसे मिलन के लिए किस तरीके से आप चल दिए? भूल गए कि वो करप्शन के उन पर आपने आरोप लगाए थे, लिस्ट में उनका नाम दिया था। ये कैसे? देखिए, ऐसा है कि एक लार्जर इंटरेस्ट पे, उत्तर प्रदेश के लार्जर इंटरेस्ट पे आपको फैसले लेने होते हैं, सोचने होते हैं। उत्तर प्रदेश का लार्जर इंटरेस्ट आज की तारीख में ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने 5 साल तक लोगों की जिंदगी में दुश्वारियों के बीज बोए, ये सरकार हटनी चाहिए। और उस दिशा में हमने उनसे बातचीत की, मुद्दा आधारित बातचीत की। कोई हमारी कभी उनसे बातचीत कोई सत्ता शेयरिंग या सीट शेयरिंग को लेके ज्यादा नहीं हुई, मुद्दा आधारित बातचीत। अपनी मजबूरियां होती हैं और मौके को देखकर कदम उठाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सियासत की मजबूरियां जरूर होती हैं, लेकिन क्या आप अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं, क्या अपने मुद्दों से समझौता कर रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल होता है। उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने कभी किसी के साथ मुद्दों पे समझौता नहीं किया। कांग्रेस जैसी पार्टी ने जब समर्थन दिया तो हमने अपनी शर्तें उनके सामने रखी कि ये हमारे मुद्दे हैं, 14 मुद्दे, इस पे अगर आप हमें सपोर्ट देना चाहते हैं तो 2013 में उस आधार पे सपोर्ट। बिल्कुल, उसके बाद इस्तीफा भी दिया केजरीवाल जी ने। अब सवाल ये है कि अगर हम उत्तराखंड में बढ़ें तो वर्तमान स्थिति है कि भाजपा के अंदर भी बगावत के सुर उठे हुए हैं। कांग्रेस की लड़ाई जग जाहिर है कि वो अब आपस में निपट नहीं पाते हैं, और आम आदमी पार्टी ने बहुत मजबूती से वहां काम करने की कोशिश की है, मुद्दों पर लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो क्या आप मानते हैं कि अगर ये 2 बड़े दल आपस में भिड़ते रहे तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला होगा कि चलो एक ऐसा दल भी लेते हैं जो बार बार मुख्यमंत्री न बदले कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री आ जाए, 4 मुख्यमंत्री आ जाए? अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जरूर इसका फायदा मिलेगा। और देखिए, 2013 में हमको 28 सीटें मिली, 15 में 67 मिली, फिर 62 मिली। तो शुरुआत जब आप किसी राज्य में कर रहे होते हैं, मुश्किल काम होता है। जैसे पिछली बार पंजाब, हमें 22 सीटें मिली। इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की बयार चल रही है। तो इसलिए मुश्किल काम होता है किसी राज्य में तुरंत जाके संगठन खड़ा करना, तुरंत चुनाव में कोई रिजल्ट हासिल कर लेना। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो गांव-गांव में पहुंच रही है, वो उत्तराखंड हो, यूपी हो, गोवा हो या पंजाब हो। तो ये सफलता हमें इस चुनाव में मिला है। अब परिणाम के रूप में कितनी सीटें आती हैं वो तो 10 तारीख को पता चलेगा, उसके पहले क्या बोल दिया। बिल्कुल, देखिए, आपने जिक्र किया था कि पंजाब में आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आप सरकार बना रहे हैं। वहीं आप ये भी कह रहे थे कि पूरे देश में जाति की जो राजनीति है वो एक ऐसी बीमारी है जो जड़ों तक पहुंची हुई है, जिसे हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो पंजाब में कैसे आपकी प्लानिंग सफल हो गई? यूपी में क्यों नहीं हो पाई? उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, पंजाब में पहली बात तो आप 14 का इलेक्शन देखिए,
जब हमें पूरे देश में कहीं सीट नहीं मिली, यहां तक कि दिल्ली में भी सीट नहीं मिली, वहां पे 4 सीट हमें मिली, भगवंत मान, और 4 हमारे एमपी जीत के आए। 2017 में जब हम पंजाब लड़े तो उस समय हमें 22 सीटें मिली। पंजाब में हमारी राजनीति की स्वीकार्यता और सीटों में उसकी तब्दीली, वो 2 चुनावों में हमने देखी साफ तौर पे, और उसके आधार पे हमारा संगठन विस्तार हुआ, गांव-गांव तक हमने अपनी बातें पहुंचाई, तो आज हम पंजाब जीतने की स्थिति में हैं। तो मैंने कहा ना कि जब आप अपनी एक नई तरह की राजनीति लेके जाते हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन उसमें सफलता मिलती है। बिल्कुल, और समय के साथ आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि ये बहुत सिलसिला बहुत चलता धन्यवाद। रहे। और बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महाधिवेशन में शामिल होने के लिए। तो लगातार चर्चाएं चल रही हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूपी की राजनीति में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हैं और परिणाम किस तरफ जा रहा है। लगातार